ये है हमारा 12th स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर और हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको आई आइकन पे मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था एक बार उसको क्विकली बता देती हूँ। हमने गवर्नमेंट बजट समझा कि क्या होता है, कब आता है इकोनॉमी में और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देन हमने बात की कि गवर्नमेंट बजट बनता कैसे, यानी कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली उसमें एक रिकॉर्ड होता है कि पैसा कहाँ से आने वाला है एंड कहाँ जाने वाला है। हमने बात की रिसिप्ट्स यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स की, और बजट एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। वो लेक्चर सुनना ज़रूरी है क्योंकि आज हम उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। शुरू करते हैं। क्या हमारा लेक्चर होगा, आज का मुद्दा क्या है? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि बजट कितने टाइप का हो सकता है एंड पर्टिकुलर बजट का क्या क्या मतलब होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अराउंड सारी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। अब मैंने आपके लिए क्या किया, एक फ्लो डायग्राम बना दिया। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बैलेंस्ड बजट होगा, अनबैलेंस्ड बजट होगा। उसके बाद जो अनबैलेंस्ड बजट है वो सरप्लस और डेफिसिट बजट होगा। जो डेफिसिट बजट है वो आगे रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी डेफिसिट में क्लासिफाई हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल शुरू करते हैं। एक एक एलिमेंट उठा के उसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो हमें पता है आपके बजट में दो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे एक तराजू, एक वेइंग स्केल के दो पल्लड़े होते हैं, उसी तरीके से हमारे बजट में भी दो तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं। क्या क्या है वो? या तो रिसिप्ट्स एग्जिस्ट करेंगी या फिर एक्सपेंडिचर। आपने क्या कमाया, क्या खर्चा किया, यही लिखा होगा आपके बजट में, हाँ या ना? या आप करने वाले हो आने वाले एक साल के अंदर, हाँ या ना? तो जब आपके दोनों पलड़े बैलेंस हो जाएंगे उसको आप बोलोगे बैलेंस्ड बजट। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स हैं और जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टोटल रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट भी उठा लिया और कैपिटल रिसिप्ट भी उठा लिए, वो इक्वल हो जाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर के, यानी कि जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बोलो किसको सिंपल बात समझ में? सिंपल एक वेइंग स्केल इमेजिन कर लो। बैलेंस मतलब दोनों पलड़े क्या हो रहे हैं, एकदम बैलेंस है, बराबर है, यानी कि रिसिप्ट्स जो कमाई हो रही है और जो खर्चा हो रहा है वो क्या है, बराबर है, हाँ या ना? अनबैलेंस्ड में क्या हो सकता है? यही दो पल्लड़े हैं हमारे पास, हाँ या ना? या तो रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी, एक्सपेंस कम होगा, या फिर एक्सपेंस ज़्यादा होगा, रिसिप्ट्स कम होगी। यानी कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो, कम खर्चा कर रहे हो, तो आपके पास पैसा ज़्यादा है, हाँ या ना? आपके पास आए 100 रुपये, खर्चा किया 50 रुपये, 50 रुपये बचा के नहीं बचा, ऐसे बजट को बोला जाएगा सरप्लस बजट, कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया। जब आपकी जो रिसिप्ट्स है वो ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है, जितना आप कमा रहे हो वो ज़्यादा है उससे जो आप खर्चा कर रहे हो। डेफिसिट बजट कैसे काम करेगा? ऑपोजिट काम करेगा, यानी कि आप खर्चा क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, कमाई उतनी नहीं है। यानी कि कमा क्या रहे हो 100 रुपये, खर्चा क्या कर रहे हो 200 रुपये। 100 रुपये कहीं से मांग के ला रहे हो, यार 200 रुपये खर्चा करना पड़ेगा मेरे को, तो आपको क्या एक कर्जा क्रिएट हो रहा है, पैसे की कमी क्रिएट हो रही है। इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बोलेंगे, कि हमारा बजट पूरा नहीं पड़ रहा, पैसा कहीं और से लाना पड़ेगा, बजट में डेफिसिट। ओके, अच्छा अब डेफिसिट आगे कितने टाइप का होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके अब अपन इन तीनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। सिंपल सी चीज़, हमने दो टाइप के रिसिप्ट्स पढ़े, दो टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़े, कैपिटल और रेवेन्यू। जब हम कैपिटल साइड की बात ना करके, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात ना करके सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको साइड रख दो एसेट लायबिलिटी वाली चीज को। जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं उनको हमने उठाया हुआ है,
और जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है ऐसी चीजों पे जहां पे उनकी ना तो एसेट पे कोई फर्क पड़ा है ना लायबिलिटी पे, वो वाले हमने खर्चे उठा लिए। अच्छा, सिचुएशन डेफिसिट का है तो खर्चा ज्यादा होगा या रेवेन्यू ज्यादा होगा, दिमाग लगाओ। यानी कि बेसिकली कमी क्रिएट होगी किस केस में, जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो या जब आप कमाई ज्यादा कर रहे हो। जब आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, अगर 200 रुपए खर्चा कर दिया है 100 रुपए, कमी क्रिएट हो गई ना, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई ना, हाँ है ना। तो बजट में डेफिसिट कब क्रिएट होगा, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके रेवेन्यू से। बोलो किसको बात समझ आ गई, रिसिप्ट से हम कह सकते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पर हम डेफिसिट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे कि आप खर्चा कितना कर रहे हो, 200 रुपए का कर रहे हो, आपकी कमाई कितनी है, 100 रुपए है, तो आपके बजट में डेफिसिट कितना हुआ, कितने पैसे कम पड़े। क्या किया मैंने, अपने एक्सपेंडिचर में से अपनी रिसिप्ट्स क्या कर दी, माइनस कर दी, मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेफिसिट की वैल्यू आ गई। बोलो किसको बात समझ में आ रही, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। इससे होगा क्या, अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क पड़ेगा कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस जो वो वेलफेयर प्रोग्राम्स पे करे, यानी कि सब्सिडीज वगैरह पे जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट को, वो खर्चा क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, ज़्यादा है, पैसा उतना नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट बोलेगी अरे खर्चा घटाओ, खर्चा घटाओ, खर्चा घटाओ, 200 रुपये नहीं खर्चा करना, 150 करो, 150 करो, 100 करो, 100 करो। किसको बात समझ में आ रही। और क्या होगा, गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या था कि गवर्नमेंट ने कहीं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से गवर्नमेंट को पैसा विदड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो क्या करेंगे, लो हो जाएंगे। अब दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तो यार ये आप कैपिटल वाली चीज क्यों लेकर आ रहे हो, कैपिटल रिसिप्ट्स क्यों लेकर आ रहे हो। देखो यहाँ पर डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, हाँ है ना, यानी कि बजट में कमी है। अब अगर रेवेन्यू की वजह से कमी क्रिएट हो रही है तो उसको हम क्या कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कैपिटल रिसिप्ट्स ले आओ। और क्या हल है हमारे पास, रेवेन्यू में तो डेफिसिट आ गया, इसको क्या करो, कैपिटल वाले जो एलिमेंट्स है, कैपिटल वाले जो कंपोनेंट्स है उनसे मैनेज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल रिसिप्ट्स को इंक्रीज कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट करके, यानी ओवरऑल बजट में हमने पैसा बढ़ा लिया, हाँ या ना। या बोरोइंग्स करो, और पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, लायबिलिटी क्रिएट करके। लायबिलिटी अब चली जाएगी गवर्नमेंट की, इससे भी क्या होंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, हाँ है ना, यानी कि गवर्नमेंट के पास और पैसा आ जाएगा तो हम अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर पाएंगे। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है तो ये काम गवर्नमेंट को करने पड़ सकते हैं। इम्प्लीकेशंस होता ही वो है कि किसी चीज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं या क्या क्या स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल में क्या करते हो आप, रेवेन्यू कैपिटल सारा कुछ ही उठा लेते हो, कहते हो टोटल बताओ कितना हो रहा है, ऐसे थोड़ा बहुत हिसाब मत करो, टोटल बता दो हमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, डेफिसिट है, एक्सपेंस ज्यादा होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, जितनी भी हम खर्चा कर रहे हैं और जितनी भी हमारे पास क्या है कमाई हुई है, आपस में माइनस कर लेते हैं, अपने पास क्या आ जाएगी, फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना। याद करो रिसिप्ट्स पेमेंट कैसे हो सकती थी, टैक्स से हो सकती थी, नॉन टैक्स से हो सकती थी, अपना एसेट बेच के पैसा आ सकता था, या फिर आप पैसा बोरो कर सकते थे। फिस्कल डेफिसिट की जो रिसिप्ट्स आप माइनस कर रहे हो उनमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं होंगी। इसका रीजन समझो, जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, ये एक्चुअली आपको बोरोइंग्स की वैल्यू ही देगा। दिमाग लगाओ, अगर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना हो रहा है, उसमें से माइनस कर दोगे सारे जो भी आपके पास क्या है रिसिप्ट्स है, तो जो वैल्यू बच जाएगी वो किस चीज़ की वैल्यू बचेगी, कि आपने कितना बोरो किया है। हाँ, किसको बात समझ में आ गया, कितना बोरो हमें करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली, फिस्कल डेफिसिट को एक देश की बोरोइंग्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बोरोइंग्स तभी इंक्लूड नहीं की जा रही क्योंकि जो वैल्यू बच जाएगी वो किसके इक्वल होगी, बोरोइंग्स के इक्वल हो जाएगी। बोलो किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही, हाँ है ना। फिस्कल डेफिसिट अगर होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन है,
क्योंकि इन्फ्लेशन स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। कैसे क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है? जब देश में महंगाई आई जा रही है एंड उसकी वजह से महंगाई आई जा रही है एंड उसकी वजह से महंगाई, यानी कि जैसे एक वो होता था ना, डेट ट्रैप होता था कि आप कर्जा ले रहे हो एंड उसकी वजह से ही आपको फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है एंड उसकी वजह से ही आपको फिर से कर्जा लेना पड़ रहा है। आप एक डेट ट्रैप में फंस गए हो। इसी तरीके से इन्फ्लेशन स्पाइरल काम करता है कि महंगाई के आप साइकिल में फंस गए हो। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट को बोरो और ज्यादा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोरो और ज्यादा करेगी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फिस्कल डेफिसिट हाई है, आया ना, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? पैसा और बोरो करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट पैसा और बोरो करेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। मनी सप्लाई अगर इकोनॉमिक्स में इंक्रीज कर जाए, आपकी इकोनॉमी के अंदर मनी ज़्यादा सप्लाई हो तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे या घटाएंगे? लोग डिमांड और इंक्रीज करेंगे। एडी अप चला जाएगा। एडी अप चला जाएगा तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मांग बढ़ गई है, सप्लाई उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी इतनी जल्दी। डिमांड बढ़ने के कारण लोग क्या करेंगे? सामान महंगा बेचना शुरू कर देंगे। यानी कि इसका हम एग्जाम्पल बैंकिंग वाले चैप्टर में भी समझ के आए हैं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में भी समझ में आए हैं। होता क्या है कि अगर एक दुकानदार है जिसके पास 10 पैकेट दूध है, हर पैकेट 20 रुपए का है, उसके पास 10 लोग की जगह 20 लोग सामान मांगने आ जाते हैं, तो वो अपने दूध का प्राइस बढ़ाकर बेचना शुरू कर दे। कहता मेरी तो डिमांड है मार्केट में, मैं तो महंगा बेच सकता हूँ। इसको बात समझ में आ रही कि जब भी एडी इंक्रीज करता है हमारे देश में, इन्फ्लेशन राइज करती है, जिसकी वजह से फिर से ये साइकिल रिपीट करेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा बोरो किया जाएगा, फिर एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक देश इन्फ्लेशन स्पाइरल में फंस जाता है जब हमारे पास फिस्कल डेफिसिट हाई हो। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ गई, आया ना? नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है इम्प्लीकेशन। नेशनल डेट बढ़ता जाएगा। फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा है मतलब आप क्या कर रहे हो? देश के लिए पैसा बोरो करके ला रहे हो। बाहर से जो भी बोरोइंग्स है आपकी, आया ना, तो वो हमें एक नेशनल डेट की पोजीशन में खड़ा कर देगा एंड उस पोजीशन से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हमने कुछ डेट ले लिया। ये वैसे ही ये उसी तरीके से काम करेगा जैसे किसी इंसान के लिए डेट काम करता है कि हमने पहले डेट ले लिया बहुत सारा, अब उस पर इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारा डेट इंक्रीज करता जा रहा है और हमें और डेट की ज़रूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 रुपये डेट लिया, ठीक है, इसके ऊपर 10 रुपये का इंटरेस्ट है। अब हमारे पास 10 रुपये देने को नहीं है, तो इसलिए हमने 10 रुपये का और डेट लिया। अब इस 10 रुपये पर भी 10 रुपये इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हम एक साइकिल के अंदर घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेट इंक्रीज करने लगता है। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, आया ना? विशियस साइकिल ऑफ हाई एफडी एंड लो जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा, हमने समझा कैसे, आया ना? और जीडीपी क्या रहेगी? लो ही रहेगी, जीडीपी इंक्रीज नहीं कर पाएगी। ओके, क्राउडिंग आउट ग्रोथ, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, वो पूछ लेते हैं क्राउडिंग आउट क्या होता है। क्राउडिंग आउट ये होता है कि गवर्नमेंट जब चीजें बोरो कर रही है, किससे बोरो कर रही है? समझ लो इस पर्सन से बोरो कर रही है, हाँ या ना? ये पर्सन क्या करता है? सबको बोरोइंग्स देता है। अब पहले क्या होता था, जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, प्राइवेट मार्केट था, वो लोग भी लोन तो लेते ही अपना काम करने के लिए, तो वो लोग भी इनसे मांगने जाते थे लोन, हाँ या ना? तो इनको लोन मिलता था, इन लोगों को 5%। कितने पे लोन मिलता था? 5% पे। अब क्या हुआ, जो हमारी गवर्नमेंट थी वो भी पहुंच गई लोन लेने, तो इस बंदे के पास लोन लेने वाले लोग इंक्रीज कर गए। जैसे ही लोन लेने वाले लोग इंक्रीज करेंगे, ये अपना इंटरेस्ट रेट क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। यानी कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंक्रीज करती है, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास बोरोइंग
जो वो बोरो करते हैं मार्केट से वो रिड्यूस करने लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट हाई चला जाता है लोन की डिमांड हाई जाने की वजह से। पहले 5 लोग लोन मांग रहे थे, गवर्नमेंट एडअप हो गई एंड गवर्नमेंट को लोन मिलने की वजह से इन 5 लोगों के पास अब जो लोन का डिमांड है वो हाई इंटरेस्ट पे होगा, यानी कि इनको लोन मिलेगा पर वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिनकी वजह से लोग लोन नहीं लेंगे। ये लोग अगर लोन नहीं लेंगे तो अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करेंगे। हाँ या ना, प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, एएस नीचे चला जाएगा, अपन फिर दिक्कत में, अपना जीडीपी फिर गिर गया। वो लोग इसको बात समझ में आ रही। तो क्राउडिंग आउट ग्रोथ एक ही बात बता रहा है कि जब गवर्नमेंट के बोरो करने की वजह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को क्या होता है, लोन हायर इंटरेस्ट पे मिलता है और वो लोन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करता है इकोनॉमी का, उसे हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, देखो ये बात हम सिंपली समझ सकते हैं। अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए ले लिया है, आपकी मंथली इंटरेस्ट रेट्स आपको वो चार्ज करते हैं, आप 1 महीना नहीं भर पाए, 2 महीना नहीं भर पाए, 3 महीना नहीं भर पाए, चौथे महीने वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो आपको कह देंगे कि ये जो हमारा लोन लिया है जिस बंदे ने, जो हमारा डेटर है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ये हमारा लोन नहीं भर रहा, हमें इससे दिक्कत है। आप फिर कहीं और लोन अगर मांगने जाओगे किसी बैंक में, वो आपको क्या बोलेंगे, नहीं सर हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपके पुराने बैंकर ने बोला हुआ आप अच्छे कस्टमर नहीं। इसी तरीके से एक कंट्री जिस पे कर्जा ज़्यादा हो उसको कोई लोन देना जल्दी जल्दी पसंद नहीं करेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि उस कंट्री की क्रेडिबिलिटी डिक्रीज कर गई है। वो लोग इसको बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। दिस वाज ऑल फिस्कल डेफिसिट, हाँ या ना। फिस्कल डेफिसिट में हम टोटालिटी में बात कर रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि एक देश का एंड ऑफ द डे बोरोइंग कितना है। इस टाइम अगर हम इंडिया के डेटा की भी बात कर ले थोड़ी सी, इंडिया का इस टाइम फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई चल रहा है। आज से 2 साल पहले फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 9.3 समथिंग कुछ टच करके है। इट्स नॉट द एग्जैक्ट डेटा, यू कैन चेक इट ऑन गूगल। 9.3 समथिंग टच करके है, एंड अब भी इट्स रियली हाई अराउंड 6.4 6.9 समथिंग, जो कि हिस्टोरिकली 4 पॉइंट समथिंग पर रहता था। तो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है हमारी कंट्री में, एंड अब आप समझ सकते हो कि हमारी कंट्री में हमें ये सिचुएशंस देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेशन स्पाइरल, यानी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है कि नहीं। आप कहोगे हाँ यार महंगाई तो बढ़ रही है। नेशनल डेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। हम लोग 14 ट्रिलियन समथिंग, नॉट द एग्जैक्ट डेटा, 14 ट्रिलियन समथिंग हम लोग डेट में हैं इस टाइम। और मतलब ये डेटा तो आप ऑनलाइन देख सकते हो। कहने का क्या मतलब है, ये जो चीज़ें हैं फिस्कल डेफिसिट वगैरह या जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, इनको बुक तक ही रख के ये कह के कि तो बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, छोड़ो मत। ये आम जिंदगी में देखो, ये चीज़ें हो रही हैं, आपको खुद दिख जाएगा। अगर आप फिस्कल डेफिसिट का डाटा जाके चेक करते हो, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वो है कि इंडिया कितने कर्ज में डूबा हुआ है इस टाइम। हाँ, और कर्ज में डूबने होने की वजह से ये इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं हमें। मिल रहे कि नहीं मिल रहे वो आप चेक भी कर सकते हो। वो लोग इसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो इस तरीके से अपने बुक्स से बाहर निकल के रियल लाइफ में डील करो, इन कॉन्सेप्ट्स को लगा के देखो। लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो बोलो यार ये तो गलत बना हुआ है। चलो ये तो फिस्कल डेफिसिट तो सिर्फ एक टर्म है, कैलकुलेशन है, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। पर जो हम लॉज पढ़कर आते हैं, थ्योरीज पढ़कर आते हैं, मॉडल्स पढ़ के आते हैं, चेक करो अपनी रियल लाइफ में कि अप्लाई हो भी रहे हैं, काम कर भी रहे हैं उस तरीके से, नहीं कर रहे काम। वो लोग इसको बात समझ में। लास्ट में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या बोल रहा है कि देखो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, यानी कि बोल रहे हैं कि जो बोरोइंग्स है ना, उसमें से आप इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना बोरो कर रहे हो वो हटाओ, उसको बाहर निकालो। कि जो भी पैसा आपका इंटरेस्ट का पेमेंट में जा रहा है उसको बाहर निकालो। बताओ एक्चुअली आपको बोरोइंग्स कितना करना पड़ रहा है। यानी कि सिंपली जैसे कि मैंने 1000 रुपये मेरी क्या है, बोरोइंग्स है। फिस्कल डेफिसिट मुझे उसकी वैल्यू बता देगा, 1000 रुपये बोरोइंग्स है। इस 1000 रुपये में से इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो भी मैंने लोन लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना पैसा जा रहा है, 20 रुपये जा रहा है। ये 20 रुपये बाहर निकालो, फिर बताओ मुझे डेफिसिट कितना बचता है। वो मेरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट शोज गवर्नमेंट इंक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट लोन्स। जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है पुराने लोन्स के ऊपर,
उसको हम क्या कर रहे हैं, वो इंक्लूड करती है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट उसी को बाहर निकाल देता है, दिखाता वो फिस्कल डेफिसिट वाली वैल्यूज ही, बट उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं हम जो भी हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती है। इम्प्लीकेशंस क्या है, सारी सेम एज फिस्कल डेफिसिट ही काम करेगी। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट का जो लोड था, जो बोझ था, वो फिस्कल डेफिसिट में तो इंक्लूडेड था, लेकिन यहाँ से हमने वो वाला बोझ भी हटा दिया। सिंपल हमने क्या पूछा कि यार मेरे को बताओ कि एक्चुअल में बोरोइंग्स कितनी है, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना जा रहा है वो मत बताओ, कि बोरोइंग्स का पैसा मैं इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए कितना बोरो कर रहा हूँ वो मत बताओ। मेरे को सीधा ये बताओ कि बोरोइंग्स मेरे डेली टू डेली जो खर्चे हैं उनको मीट आउट करने के लिए मेरे को कितना बोरो करना पड़ रहा है। हाँ या ना, बोलो। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, हमें बिल्कुल समझ में आ गया बैलेंस्ड बजट कैसे काम करेगा, अनबैलेंस्ड बजट कैसे काम करेगा। हाँ या ना। अब द थिंग इज कि ये है हमारा चैप्टर कुल मिला के। हाँ या ना। तो नाउ द क्वेश्चंस इज, या जो भी हमारी छोटी छोटी चीज़ें हम पूछ सकते हैं कि बैलेंस्ड बजट के क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, ये चीज़ें अब आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। कि जैसे बैलेंस्ड बजट है, हम कहें कि यार अगर चीज़ें बैलेंस्ड आउट तो बढ़िया ही बढ़िया। हाँ, इट इज़ अ गुड थिंग अगर चीज़ें बैलेंस्ड आउट है तो, यानी कि आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल पोजीशन में है, जितना भी आप कमा रहे हो उतना आप खर्चा कर दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता। ये हाईलाइट किया था कीन्स ने कि अगर बजट बैलेंस भी हो जाए तब भी आपको ये नहीं पता कि इकोनॉमी के अंदर लोगों को काम मिल रहा है। बजट वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देता है या इग्नोर कर देता है, हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही है। तो अगर किसी कंट्री में बैलेंस्ड बजट है भी, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एक अच्छी सिचुएशन में ही खड़े हैं। उसी तरीके से अगर किसी कंट्री का अनबैलेंस्ड बजट है तो भी हमें बहुत चीज़ें चेकआउट करनी पड़ेंगी कि बजट सरप्लस है या डेफिसिट है। और अगर सरप्लस है तो क्या वो अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर हम कमा ज़्यादा रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तो इज़ इट अ गुड थिंग? शायद नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा खर्चा करके लोगों की हेल्प ज़्यादा कर सकते हो। एज एन पब्लिक गुड्स का प्रोविजंस इंक्रीज हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट अपने पोटेंशियल को फुली यूज़ नहीं कर रही है। हाँ या ना। तो गुड एंड बैड थिंग्स एग्जिस्ट करती रहेंगी। द थिंग इज कि हम चीज़ों को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। कुल मिला के हमारा चैप्टर यही था। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का। होपफुली कुछ इंसाइट मिला होगा, बुक से बाहर निकल के भी हमने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की होंगी। मिलेंगे और वीडियोस के साथ, नए लेक्चर्स के साथ जल्दी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।